मेरा नाम आशिमा कौशल है, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। गुरुजी से हम करीबन 2000 में जुड़े। मेरे हस्बैंड विशाल जलंधर के हैं, तो उन्होंने गुरुजी को शायद बहुत छोटी उम्र से देखा। शायद बहुत लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि मैंने कभी सत्संग में उनका मेंशन नहीं सुना। किशोरी अंकल गुरुजी की सेवा में 14-15 साल थे और 14-15 साल किशोरी अंकल ने गुरुजी की सेवा करी और जो भी ड्यूटी गुरुजी ने उनकी लगाई उसको बहुत शिद्दत से निभाया। किशोरी अंकल हमारी जलंधर की बिल्डिंग में टेनेंट थे और वहां उनकी एक बार्बर शॉप थी। उस बार्बर शॉप में गुरुजी एक दिन ऐसे ही आए, किशोरी अंकल ने उनको बिठा दिया कि आप अपनी टर्न का इंतजार करें। गुरुजी बहुत प्रेम से बैठे रहे, देखते रहे। लोग आ रहे थे, जा रहे थे और किशोरी अंकल लाइन वाइज जो लोग पहले आए थे उनको पहले अटेंड कर रहे थे और गुरुजी के बारे में उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें एक नॉर्मल कस्टमर की तरह उन्हें वेट कराया हुआ था। कई बार इसी तरह गुरुजी जाके विशाल के ऑफिस में बैठ जाया करते थे जो साथ की बिल्डिंग में था। वो भी बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग्स इन लोगों की थी। तो कभी इधर कभी उधर गुरुजी कभी वेट कर लेते थे ऑफिस में, कभी किशोरी अंकल की छोटी सी शॉप में। एक दिन पहली बार जब किशोरी अंकल के पास गुरुजी गए तो गुरुजी ने कहा मेरी शेव कर दो। किशोरी अंकल ने अपना जो भी औजार था उसको तेज किया, तैयार किया, ब्लेड बदला और गुरुजी क्योंकि इतने खूबसूरत तब भी थे, बड़े साफ सुथरे तरीके से उनकी शेव करनी शुरू करी। जितनी बार किशोरी अंकल गुरुजी की शेव करें उनका ब्लेड टूट जाए, फिर वो नया ब्लेड बदले, फिर वो कोशिश करें, वो फिर ब्लेड टूट जाए। किशोरी अंकल कुछ अचंभे से में आ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो स्किन दिखने में तो खाल है, मुलायम, खूबसूरत, सुंदर, गुरुजी बहुत तेज था, उनके तेज है गुरुजी में, आज भी तेज बहुत है। तो उन्हें छू के उन्हें लगा कि तो पत्थर हो जाते हैं जैसे ही मैं छूता हूं। तो गुरुजी ने उनसे कहा की गल होगी? वो कहने जी हो नहीं रहा मेरे तो, पत्थर हो गए तुसी पत्थर। तो वो उनसे कहते चल हुन कर, तू हुन ब्लेड बदल हुन हो जूगी। फिर किशोरी अंकल ने दूसरा तीसरा ब्लेड बदला और फिर से गुरुजी की शेव करनी शुरू कर दी और एक बार गुरुजी के कहने के बाद गुरुजी की शेव हुई। गुरुजी को उन्हें तैयार किया, शेव करी, जो वो चाहते थे करके उसके बाद गुरुजी अपने आश्रम वापस चले गए जलंधर वाले। एंड किशोरी अंकल परप्लेक्स्ड, परेशान, अपने दुकान में बैठे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उनके साथ आज क्या हुआ। शाम को, अगर हो सकता है मेरे से कोई गलती हो रही हो, इंस्टेंसेस आगे पीछे ना बता दूं, गुस्ताखी माफ करिएगा मेरी किशोरी अंकल। शाम को किशोरी अंकल हाथ जोड़ के गुरुजी के चरणों में जाके बैठ गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या है। अपनी माफी मांगने कि उनने गुरुजी को इस तरीके से बिठाया, इंतजार कराया, क्योंकि उनको ये तो समझ में आ गया था कि कोई मामूली इंसान उनके यहाँ नहीं होके गया, उतना उन्हें समझ में आने लगा था। तो जब वो शाम को पहुंचे तो उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी और उनके चरणों में गिर गए। गुरुजी ने बड़े प्यार से उनको अपने आशीर्वाद दिया और उनको कहा कि तुम आते रहा करो। किशोरी अंकल जाते थे, गुरुजी की सेवा करते थे, जो गुरुजी चाहते थे, जैसे भी शेव करनी, मालिश करनी, जो भी। किशोरी अंकल कहते थे इतनी खुशबू गुरुजी के शरीर में से आती थी कि उनको लगता था कि पता नहीं गुरुजी शायद कोई खुशबू लगवाते हैं। लेकिन कहते थे तैयार तो मैं करने जाता हूँ, मैंने तो कभी कोई खुशबू नहीं लगाई गुरुजी के शरीर में। इतनी खूबसूरत खुशबू
वो कहते हैं कि आती थी, जिसका हम सब ने उस खुशबू को हम लोगों ने भी समझा, देखा, महसूस किया, अनइमेजिनेबल, एंड उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उस खुशबू को। तो वही किशोरी अंकल ने भी महसूस करी। उसके बाद कुछ साल बाद किशोरी अंकल गुरुजी के साथ जहां जहां आदेश होता रहा साथ चलते रहे, और इस तरीके से 14-15 साल उनने अपने गुरुजी की शरण में बिताए। इस दौरान करीब 2000 में गुरुजी दिल्ली में थे। मेरी विशाल जी से मुलाकात हुई और हमें एक दूसरे की आदतें पसंद आई, तरीके पसंद आए, और हमने सोचा कि हम शादी करेंगे। शादी में कुछ अड़चने थी, विशाल की सिस्टर बाहर पढ़ती थी, उनकी शादी होनी पहले जरूरी थी, एंड 2-3-4 साल बीतते रहे। उस दौरान विशाल मुझे गुरुजी के पास लेके गए। जब मैं गुरुजी के पास पहुंची, मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि गुरुजी एक बहुत खूबसूरत कपड़े पहने, लाइक 18 ईयर ओल्ड, रेड शर्ट, शाइनिंग ब्लैक शू, ब्लैक ट्राउजर, एंड खूबसूरत लाल जूते पहन के कंसोल पे, कमरे के अपने बाहर कंसोल के ऊपर चौकड़ी मार के बैठे हुए थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा ये इतने डैशिंग आदमी, इतना फ्लैम्बॉयंट, इतना कलरफुल आदमी है, किस तरह से गुरुजी हो सकते हैं। खैर, मैंने अपना मुंह बंद रखा और देखती रही जो वहां हो रहा था। वहां बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जो लोग उनको हमने शायद सिर्फ टीवी पे देखा था, न्यूज में देखा था। सो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ होता क्या है। खैर, विशाल मुझे लेके गुरुजी की तरफ गए तो गुरुजी विशाल से कहते, कौन है तेरी सहेली? जब उन्हें बात कही मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मैं तो सहेली, ओके, आई केप्ट क्वाइट, आई वाज़न्ट वेरी हैप्पी। बोलते एक तेरी सहेली है विशाल? विशाल के अंदर हंस के, हाँ जी गुरुजी, ये तो लड़ती बहुत है। सो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू गुरुजी। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं लड़ती बहुत हूँ। मैं विशाल से बहुत डिसएग्री करती थी बहुत सी चीजों में, जल्दी शादी नहीं हो रही है, एंड लॉट्स ऑफ अदर इश्यूज व्हिच यू हैव एट द एज ऑफ 21, इमेच्योरिटी, ना समझी। तो गुरुजी उसी सांस में उन्होंने मेरी तरफ देखा और बॉम्बे की हिंदी में, क्योंकि मैं बॉम्बे से थी, बॉम्बे की हिंदी में मुझसे कहा, डैडी क्या करता है तुम्हारा? प्लेन चलाता है। मैंने कहा जी गुरुजी, प्लेन चलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद उन्होंने एक दो चीजें और मुझसे बात करी, फिर विशाल से पंजाबी में देख के बात करी, फिर मुझसे हिंदी में देख के बात करी। गुरुजी को ये पता था कि मुझे पंजाबी नहीं आती और शायद मैं पंजाबी में जवाब दे भी नहीं पाऊंगी, लेकिन गुरुजी अपने तरीके से मुझसे बॉम्बे की हिंदी में बात करते रहे, मैं उनको जवाब देती रही। उन्होंने कहा जाओ लंगर खाओ। हम बैठ गए, हम लंगर खाते रहे। मैं इधर उधर देख रही थी, अमेज्ड, क्या ग्रैंडियोर था गुरुजी का। मैं हमेशा इंतजार करती थी अब गुरुजी के मंदिर जाएंगे, कारपेट बदला हुआ है, मोटा वाला कारपेट है, इट्स गोना बी ब्यूटीफुल, सत्संग गोइंग ऑन, बहुत बढ़िया कारपेट पे बैठेंगे, गुरुजी का नमन करेंगे, बढ़िया लंगर प्रसाद खाएंगे एंड वापस आ जाएंगे। तब कोई समझ नहीं थी कि हम जा कहाँ रहे हैं और हम कितनी किस्मत वाले हैं कि वो हमें अपने चरणों को छूने दे रहे हैं, अपने से बात करने दे रहे हैं, हम बैठ के उनको देख सकते हैं। वो समझ तब नहीं थी, वो एहसास तब नहीं था, क्योंकि हमें तो लगता था गुरुजी हमारे हैं और हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा, हम उन्हें हमेशा छू सकेंगे, देख सकेंगे, महसूस कर सकेंगे, बात कर सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे। जो चीज होती है जिंदगी में अपने पास, जब वो खोती है जिंदगी में, तब उसका एहसास होता है कि अब गुरुजी हैं जरूर, शायद अब ज्यादा हमारा ख्याल रखते हैं, ज्यादा हमारे आसपास हैं, ज्यादा हम उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन जब गुरुजी को देख पाते थे, जब गुरुजी को समझ पाते थे, अपनी परेशानी बोल पाते थे, उस वक्त को हमने न समझा, न महसूस किया, न वैल्यू किया। लेकिन गुरुजी की बहुत कृपा है, आज भी गुरुजी ने हमें अपने चरणों में रखा हुआ है और मार्गदर्शन कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं।
इस तरीके से हमारे कई साल गुरुजी के साथ बीते, बहुत अच्छे बीते। गुरुजी ने बहुत मार्गदर्शन किया, हमें चंडीगढ़ मूव किया। मेरे फादर साहब बीमार हो गए थे, कैंसर हो गया था उन्हें, उस परेशानी से हमें निकाला। मेरी मेरा बेटे से मुझे ब्लेस किया, एक बेटी दी, 2 बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे दिए, बहुत सुखी परिवार, फैमिली लाइफ, सब कुछ दी गुरुजी ने। कुछ दिन पहले कोरोना, आई थिंक साल भर हो गया होगा या 6 महीने हुए होंगे इस बात को, कुछ मन में मेरे परेशानी सी रहती थी, नाराजगी, परेशानी, और बिना किसी कारण के। मैंने विशाल जी से एकदम बात करना बंद कर दिया था। विशाल जी भी सोचते थे कि क्या कारण है कि ये बात नहीं करती है, और मुझे ये पता था कि मैं नाराज हूं, बट कोई कारण नहीं है, मेरा बात करने का मन नहीं करता था। मे बी आई वॉज अ लिटिल डिप्रेस्ड, या कोई होगी मन की परेशानी जो मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रही थी। थिंग्स वर चेंजिंग अराउंड अस, हमारी लाइफ चेंज हो रही थी, हमारी फैमिली में मेंबर्स ऐड हो रहे थे, इन लॉज ऐड हो रहे थे, जो मैं 15-20 साल कभी किसी के साथ रही नहीं थी, पर अब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही थी। तो शायद वो एक कारण रहा होगा, बट मैं एक ककून में चली गई थी। एंड बार बार सत्संग करने की मुझे कॉल्स आ रही थी, और मैं सत्संग कर नहीं पा रही थी। मैं गुरुजी के टाइम में, जैसे बच्चे हाथ नहीं उठाते क्लास में कि हमें करा दो, हमें करा दो, मैं उस तरीके से हमेशा बच्चों की तरह हमेशा खुश होती थी सत्संग करने के लिए। लेकिन अब कुछ वक्त से मुझे कोई कहता था और मैं सत्संग कर नहीं पाती थी, कोई ना कोई कारण बन जाता था, कोई मन नहीं है, कोई मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। कभी हम लोग कनेक्ट हो जाते थे जूम पे, बट सत्संग हो नहीं पाता था मुझसे, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती थी, वाईफाई नहीं चल रहा, समथिंग और द अदर वुड हैपन, और मेरा सत्संग नहीं हो पाता था। उसके बाद एक संगत ने सिंगापुर से हमें कॉल किया और कहा कि आपका एंड विशाल जी का सत्संग कराना है। अब मैं विशाल से बात नहीं कर रही थी, मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आप, मैं विशाल जी के साथ नहीं हूँ, आप काइंडली उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर लीजिए एंड हम सत्संग जरूर करेंगे। मन में मैं गाड़ी चला के ऑफिस जा रही थी जहाँ विशाल थे, और मेरे मन में ये था कि मैं लेट हो जाऊं और विशाल सत्संग करे, मैं लेट हो जाऊं और विशाल सत्संग करें। मैं उनके साथ बैठ के सत्संग नहीं करना चाहती, मैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहती। मन में बस एक कश्मकश सी चल रही थी, परेशान। मैं ऑफिस पहुंचती हूँ, मेरे क्लाइंट आ जाते हैं, जो नॉर्मली 1-1.5 घंटे हमारा डिस्कशन इज यूजुअली हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, और मैक्सिमम 2 hours, वो 1 घंटे से डिस्कशन 1.5, 2, 2.5 घंटे मेरे क्लाइंट वहां से नहीं उठते। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि विशाल जी अपने कैबिन से निकल के देख रहे हैं या कैमरा पे मॉनिटर कर रहे हैं कि ये कब फ्री हो और ये सत्संग करे। तो सिंगापुर वाले संगत जी ने विशाल जी से पूछा, 5 to 6 सत्संग था, कि अब आशिमा जी ज्वाइन करेंगी। तो विशाल जी ने पूरा सत्संग कंप्लीट करके और फिर माफी मांगी और फोन रख दिया। सत्संग खत्म होने के बाद 2 दिन के लिए हमारे घर में कोई किसी की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम जलंधर चले जाते हैं। एंड हम फोन जब देखते हैं तो उस दिन सत्संग जिस दिन हुआ था उसके अगले दिन का एक मैसेज आया होता है उनका, जो सिंगापुर वाली सत्संग संगत जी हैं, उनका मैसेज आया होता है कि कल गुरुजी मेरे सपने में आए थे और गुरुजी ने कहा कि तू ते जरनैल ते ब्रिगेडियर दी लड़ाई कराती। तो सिंगापुर वाली सत्संग संगत कहती है कि गुरुजी माफी, मुझे नहीं पता मुझसे ऐसी कोई गलती हुई हो, बट अगर मुझसे ऐसी कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ। बोले तू, वो पूछते हैं कि लेकिन जनरल और ब्रिगेडियर कौन गुरुजी? तो गुरुजी हंस के कहते हैं, विशाल ते आशिमा दी लड़ाई कराती तू।
अगले दिन सुबह वो हमें फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि मेरी ये मेरे साथ हुआ है और आई वॉन्टेड टू नरेट दिस एक्सपीरियंस टू यू। मेरे को रात को गुरुजी का सपना आया। विशाल मुझे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, मैं मैसेज को पढ़ती हूँ एंड कहीं बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि गुरुजी ने हमारा नाम लव स्टोरी रखा था। वो सबके सामने हमें कहते थे एलओजी आगे लव स्टोरी। तब बड़ी शर्म आती थी, समझ में नहीं आता था कि उसका क्या मतलब है। आज समझ में आता है, जब मैं लोगों को देखती हूँ आसपास, मुझे बड़ा दुख भी होता है कि विशाल की और मेरी जो कंपेनियनशिप गुरुजी ने बनाई, गुरुजी ने उसको एक नाम दिया था लव स्टोरी। एंड शायद आज 15 साल हो गए मेरी शादी को, शायद मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि उनने एक नाम दिया था और हम उसके खरे नहीं उतरे उस बात में, गुरुजी की कहे पे। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि गुरुजी हमारी इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख रहे हैं। आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड विद नो रीजन। आई हैव अ गुड हस्बैंड, आई हैव ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, आई शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट गुरुजी हैज गिवन मी। और मैं नाराज रहती हूँ बिना किसी कारण के, या कोई कारण हो भी तो वो बहुत छोटा है। When you compare to what Guruji has given you in life, आप कह नहीं सकते कि आप इतनी छोटी सी चीज से हिल गए, परेशान हो गए। यार परेशानियां तो जिंदगी के साथ आनी ही है। विशाल ने सिर्फ मुझसे आके कहा, विशाल कहते देख गुरुजी ने ये भी पता है कि तू रुस्सी बैठी है, कि तू लड़ी हुई है, तू रुस्सी बैठी है। तो गुरुजी अगर इतनी छोटी छोटी हमारी चीजों का ध्यान रखते हैं या हमें टोक रहे हैं, हमें झिझकोर के उठा रहे हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, हमारा ध्यान उससे भटक के कोई बहुत छोटी मोटी चीजें जो परेशानियां हैं उस पर ज्यादा फोकस हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो बहुत बड़ा लर्निंग लेसन था कि आई विल हैव टू बी मोर केयरफुल विद माय रिलेशनशिप्स एंड व्हाट मैटर्स द मोस्ट इन माय लाइफ। यही रिलेशनशिप पे एक और आपको बात बताती हूँ। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे सेक्टर 7 चंडीगढ़ में एक फ्रेंड रहते हैं, उनकी वाइफ बहुत बीमार थी, उनका मैं नाम नहीं दूंगी, बहुत बीमार चल रही है, यंग गर्ल एंड यंग कपल एंड बोथ ऑफ उनकी लव मैरिज हुई थी। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, दे आर लवली पीपल एंड एक हमारे फ्रेंड है अश्विनी शर्मा जी, गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है, चंडीगढ़ में ही रहते हैं। वो एक दिन मेरे घर पे सत्संग अपना नरेट कर रहे थे कि उनकी वाइफ गीता शर्मा बहुत बीमार रहती थी दमे से। तो अश्विनी जी भी बहुत परेशान रहते थे उस वजह से कि वाइफ बीमार है। तो अश्विनी जी ने अरदास करी गुरुजी के पास जाके कि गुरुजी तुसी सारे खुश हो मेरे, मैं बहुत परेशान रहना, मेरी वाइफ बीमार है, कुछ करो मेरे लिए, कुछ करो, मैनू वाइफ को मेरी ठीक करो कि मैं बहुत परेशान हाँ गुरु जी, मैं बहुत परेशान हाँ। ये उन्हां दी अरदास सीगी गुरु जी नू। एंड जेडे साडे फ्रेंड्स ने जिन्हां दी वाइफ बीमार है सेक्टर 7 विच, वो कहंदे मैं घर में बैठा हुआ था और मैं अश्विनी जी को याद कर रहा था। आशमा जी आपके घर आए थे और वो सत्संग कर रहे थे कि मैं बहुत बीमार, बहुत मेरी वाइफ बीमार थी और मैं बहुत परेशान था। तब तो मैंने भी सोचा मैं भी अश्विनी जी की तरह ही अरदास कर रहा हूँ गुरु जी, जैसे आपने उनकी वाइफ को ठीक किया मेरी भी वाइफ को ठीक करिए। मैं भी उन्हीं शब्दों में आपसे अरदास कर रहा हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ अपनी वाइफ के लिए, कुछ करिए। संगत जी, अश्विनी शर्मा जी 60 सेक्टर घूमते घूमते उनने किसी की गाड़ी पर लिखा हुआ देखा जय गुरु जी। उन्हें नहीं पता था किसका घर है, कौन यहाँ रहते हैं। उनने खटखटाया उनका घर और उनके घर के अंदर चले गए।
उनकी माता जी बाहर आई तो उनकी माता जी को बोलते, जी किसका घर है ये? वो बोलते, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, फलाना फलाना नाम है उनका। बोलते, अच्छा जी, है ये करे? वो बोलते, हाँ जी है। बोलते, मैं मिल सकता हूँ? बोलते, जरूर, क्यों नहीं मिल सकते, आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। उनकी माता जी ने उनको बुलाया और अश्विनी शर्मा जी कहते, महाराज माफ करना, मुझे पता नहीं आपकी गाड़ी रख खड़ी थी बाहर, उस पर जय गुरु जी लिखा था, मुझे लगा मैं आ जाऊं और मैं आ गया। और ये आदमी अपने बेडरूम में बैठा हुआ अश्विनी शर्मा को याद कर रहा है, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो एक संगत है जो मेरे घर पे उनको मिले थे। तो गुरु जी क्या कर रहे हैं, क्या संतुष्टि दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ये आपके और हमारे से बहुत बहुत ऊपर है। हम सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारा घर हम चला रहे हैं, हमारे नौकरियां हम चला रहे हैं, हमारे बिजनेसेस हम चला रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। आप सांस भी नहीं ले रहे हो अपनी मर्जी से, आप गुरु शरण में ही सांस ले रहे हो। आज आप बहुत संगत से हम मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वो लोग पुरानी संगत को रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, मान देते हैं। मुझे नहीं पता हम इसके लायक हैं कि नहीं है, पर मुझे ये विश्वास जरूर है कि अगर गुरुजी ने हमें अपने मंदिर में घुसने दिया, अपने चरणों के आसपास आने दिया, हमारी तरफ देखा, हमारी तरफ मुस्कुराए, तो हम हमें उनने चुना कुछ आगे अच्छा करने के लिए। शायद हम वो नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो संगत बहुत कई बार खुशी होती है संगत की लेवल ऑफ डिवोशन देख के, और बहुत जगह बहुत मायूसियत होती है कि गुरु जी को समझने की बुद्धि अभी लोगों में नहीं है। हम अभी भी मैन्युपुलेट कर रहे हैं, हम अपने आप को गुरु जी की संगत कहते हैं, और हम अभी भी अपनी जिंदगियों में पैसे के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, छोटी छोटी मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए हम अभी भी कनाइव कर रहे हैं, चालाकियां कर रहे हैं, चुस्तियां कर रहे हैं, और हम अपने आप को बहुत गुरु जी का भक्त, बढ़िया, अच्छा सोल्जर समझते हैं। ये हमारी गलती है। अगर हमको गुरु जी ने कहीं अपने आस पास आने भी दिया तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किसी काम के लिए, किसी कार्य के लिए, किसी बड़े पर्पस के लिए आने दिया। He was not into flamboyance. He was an वो एक औरा थे जिसने कभी कुछ सिखाया नहीं। उनने हमारी जिंदगी को ठीक करते गए, जहां हम गलत थे उनने अपने आप कच्ची मिट्टी की तरह हमें मोल्ड करते गए, करते गए, करते गए। बट हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? हमने क्या किया गुरु जी के लिए? हम खुद को ही नहीं सुधार पाए, हम अपने आप पे नहीं काम कर पाए, हम अपने कर्मों को चेक नहीं कर पाए, हम अपनी थॉट्स को चेक नहीं कर पाए। गुरु जी कहते थे, न चावल न चुगली। मैं रोज इस बात को याद करती हूँ। गुरु जी कहते हैं न चावल न चुगली, फिर भी कहीं कोई एक आधा शब्द मुंह से ऐसा निकल जाता है जिसको जब आप बैठ के सोचते हो तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर याद आता है न चावल न चुगली, फिर अपने आप को खींच के खड़ा करते हैं, देखो गुरुजी कहते थे न चावल न चुगली। और हम कितनी बार, चाहे शब्दों से करें ना करें, दिमाग में तो हमारे हर समय चुगली ही चलती रहती है। तो मैं कहूंगी, अगर हम कहीं भी गुरुजी के लायक बनना चाह रहे हैं संगत जी, तो कहीं ना कहीं शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। हमको गुरुजी के आश्रम में, गुरुजी के मंदिर में, गुरुजी की स्वरूप के सामने बैठने के लायक होना पड़ेगा। सिर्फ हम बैठ के कीर्तन सुने या हम सत्संग करें, ये हमारा फर्ज यही नहीं खत्म होता। हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहारा बनके, संगत का सहारा बनके, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई दुख में, कोई तकलीफ में, गुरु जी कहते तो ये आपका परिवार है। हम कोई, हमारे घर संगत आ रही होती है, हम किसी के लिए 4 रोटी बनाने में हमें घबराहट होती है, और गुरुजी के मंदिर जाके 100-100, 200-200, 500-500 रोटियां बन जाती थी।
अगर गुरुजी कह के गए थे कि संगत ही आपका परिवार है, आज भी कहते हैं संगत ही आपका परिवार है, तो हमें संगत के लिए उठ के कुछ अच्छा करना पड़ेगा, अपनी परिवारों में थोड़ा प्यार लाना पड़ेगा, थोड़ी सहनशीलता लानी पड़ेगी, तब वो न चावल न चुगली वाली बात कहीं जाके हम लोग 2% 5% खड़े हो पाएंगे उनके आसपास। मैं गुरुजी ने कभी सर्मन्स नहीं दिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। गुरुजी बैठे हुए थे अपने आसन में, मेनका गांधी आंटी नीचे बैठी हुई थी, उनके पैर दबा रही थी, एक तरफ मैं बैठी हुई थी थोड़े से डिस्टेंस पे। एंड मेनका जी उस दिन बहुत परेशान थी, बड़ी नाराज थी, क्योंकि एयर इंडिया के पायलट्स ने हड़ताल कर दी थी। ये पायलट्स अपने आप को समझते क्या हैं, दे आर दे गेट, इतनी पे मिलती है इनको, इतना ले ओवर मिलता है, इतने आराम से इतनी इतनी कंट्रीज घूमते हैं, इतनी 5 स्टार होटल्स में रहते हैं, इतनी गाड़ियां आती हैं उनके लिए, ये है वो है वो है। वो बहुत नाराज थी और वो अपना नाराजगी को बयां कर रही थी कि ये स्ट्राइक करके बैठ गए हैं, एंड शी वाज वेरी अनहैप्पी एंड शी वाज टॉकिंग टू गुरुजी अबाउट इट। और मैं पास में बैठी उनकी सब बातें सुन रही थी और मैं अंदर से आग बबूला हो रही थी, क्योंकि मेरे फादर एयर इंडिया के पायलट थे। और मैं सुनते सुनते मेरे अंदर ऐसा गुस्सा, उत्तेजित मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रही थी, लेकिन मैं चुपचाप, एक मिनिस्टर, इतनी सीनियर, इतनी बड़ी फैमिली की डॉटर इन लॉ, इतनी सीनियर पॉलिटिकल फैमिली पॉलिटिशियन वहां बैठी हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द लेडी आई केप्ट माय क्वाइट, में सर नीचे करके बैठी हुई थी। मैं 22-23 साल की थी उस समय। एंड गुरुजी चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं, एंड he looks at me, he says, he smiles and he smirks, and then he says, जवाब दे। and I was shocked. I said, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी। वो क्या, तो मैं कह रहे हैं जवाब दे इन्हों। मेरे अंदर जो आग उबल रही थी, मैंने बोलना शुरू किया। मुझे लगा गुरुजी के सामने तो मेरे को कोई क्या कह लेगा। मैंने कहा, मैम आई एम सो सॉरी, आपने कभी देखा है पायलट्स की क्या जिंदगी होती है? मैंने कहा, हमारा बर्थडे हो रहा होता है और हमारे फादर कमरे में बंद होते हैं, क्योंकि उन्हें वो 400-450 पैसेंजर को लेके एक 14-16 घंटे की फ्लाइट चला के लेके जाना है। मैंने कहा, दिवाली होली हम लोग देखते नहीं अपने फादर को, क्रिसमस न्यू ईयर हमारे घर में नहीं बीतता। फ्लाइट 10 बजे होती है, उसके 10 घंटे पहले हमारे घर में वॉइस कंट्रोल हो जाता है, कमरे बंद हो जाते हैं, क्योंकि फादर साहब ने सोना है। और बॉम्बे में जहाँ 2-3 बेडरूम से बड़े घर नहीं होते, यू आर नॉट स्लीपिंग ऑन अ सेपरेट फ्लोर, छोटे छोटे घर होते हैं, उसमें एक पायलट अंदर सो रहा है और उसके बच्चे चुप आवाज में, 0 आवाज में टीवी देख रहे हैं बाहर, क्योंकि पायलट डिस्टर्ब नहीं हो सकता। मैंने कहा, हमारे घरों में एसी बंद नहीं होता पूरे पूरे दिन, क्योंकि अगर एसी बंद हो जाए तो जुकाम खांसी हो जाती है पायलट को। तो एक मिनिमम टेम्परेचर पे हम लोग रहते थे सारी जिंदगी। मैं ये बातें बोलती गई विदाउट रियलाइजिंग आई वाज टॉकिंग टू अ सीनियर मिनिस्टर। और वो उनकी इतनी ग्रेस थी कि गुरुजी के सामने उनने मुझसे एक शब्द नहीं बोला, वो मुस्कुराती रही, मैं बोलती गई। जब मैंने बोलना बंद किया, मैं इतनी डर गई कि मैंने एक मिनिस्टर से इस तरीके से ये चीजें बयां करी हैं, एंड आई डोंट नो व्हाट शी इज गोइंग टू डू टू मी। मेनका जी मुस्कुरा के, हंस के, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, गुरुजी ने उनकी तरफ देखा। ये सब जवाब जो गुरुजी शायद चाहते थे कि मेनका जी तक पहुंचे, वो उन्हें मेरे थ्रू पहुंचवाए। एंड आज भी मैं वो समय याद करती हूँ कि क्या माहौल था, इतने लोग बैठे थे, मैं बोलती चली जा रही थी। आज भी मेरे को डर लगता है कि ये भगवान, मैंने ये क्या बोला। खैर, उनकी बड़ी ग्रेस थी। उसके बाद जब वो मुझे मिलती थी, बड़े मुस्कुरा के मिलती थी, एक्नॉलेज करती थी। एंड गुरुजी को वो डिस्कशन करवा के बहुत मजा आया। उनने मुस्कुराए, उन्हें बड़ा एंजॉय किया उस बात को। मेरे बोलते, चल जा लंगर कर ले। मैंने मुड़ के नहीं देखा पीछे कि गुरुजी ने क्या कहा और मेनका जी ने क्या रिस्पॉन्ड किया। मैं तो अपनी आंखें उस शाम उठाई ही नहीं, चुपचाप लंगर किया और घर वापस भाग के आ गई। तो गुरुजी के तरीके क्या थे समझाने के, वाज अमेजिंग।
और कहाँ से वो हिम्मत देते थे आपको जवाब देने की, दैट वाज आल्सो अनदर एक्सपीरियंस। इसी तरीके से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले रादर, बहुत साल हम लोग किशोरी अंकल से नहीं मिले। हम एक दिन जलंधर गए किसी काम से, एंड मैंने विशाल से कहा, मैंने कहा विशाल किशोरी अंकल कहाँ हैं, बड़े मंदिर में रहते हैं कि जलंधर रहते हैं कि कहाँ रहते हैं आजकल? तो विशाल ने मुझे बताया कि ही फाउंड आउट, फोन करके उन्होंने पता किया कि भाई किशोरी अंकल कहाँ होते हैं आजकल। तो हमें पता चला कि गुरुजी के डेथ के बाद किशोरी अंकल जलंधर वापस चले गए थे, एंड उनकी कोई कभी खबर नहीं सुनी, कभी किसी के मुंह से नाम नहीं सुना। मुझे लगा था शायद जलंधर छोटे मंदिर कभी मिलेंगे, वहां भी मुलाकात नहीं हुई। पता करने पे पता चला, तो हम गए उनसे मिलने। देख के थोड़ा दुख हुआ, काफी उम्र हो गई थी। गुरुजी ने उनको एक बहुत ब्यूटीफुल जिंदगी दी थी अपने पास, जितनी इज्जत, जितना प्यार उनको हमने देखा मिलते हुए। उसके बाद उनको हमने जलंधर में देखा। गुरु जी के चरणों में वो उसी तरह हैं, उतनी ही संतुष्टि और खुशी में हैं, और मग्न हैं गुरु जी के एहसास में। उनसे सत्संग सुना हमने, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी की बातें सुनी, बहुत सी बातें जो हमको नहीं पता थी वो उनसे पता चली कि गुरु जी कितने माइल्ड और कितने प्यार वाले थे। फिर किशोरी अंकल ने एक बात याद दिलाई कि हम लोग एक दिन गुरुजी के आश्रम गए थे, जब गुरुजी के छोटे मंदिर जिसे कहते हैं एम्पायर स्टेट, वहां एक बार गए थे। एंड करीब 10-11 बजे गुरुजी कहते लौकी, गोल लौकी दिखा के विशाल को, एक ही है। तो विशाल कहते गुरुजी ये तो गोल लौकी है। तो गुरुजी कहते विशाल को, जा ऐदा दिया लब के लेके आ। विशाल, गुरुजी से तो कोई पूछ ही नहीं सकता था, हिम्मत ही नहीं थी हमारी कि कहाँ से क्या, किस तरह की, कितनी। हम लोग गाड़ी में निकल पड़े, किशोरी नु भी नाल लै जाओ। ठीक है, किशोरी अंकल जी भी चलिए। 11, 11:30, 12, मंडी, कौन सी मंडी, बड़े से बड़ी दिल्ली की मंडी हमने देख ली, मार्केट्स देख लिए, आईएनए, ये वो, काफी आगे तक हम चले गए। 2 घंटे बाद हम करीब 1 बजे वापस आए, रात के 1 बजे। जब हम वापस आए तो गुरुजी ने पूछा, हाँ लबगी? आप संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, हम 2 घंटे में हमें गोल लौकी नहीं मिली, लेकिन हमें जैसी भी मिली, आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी, हम सब खरीदते चले गए, और पीछे गाड़ी में हमारे लौकी लौकी भरी हुई थी। जब हम पहुंचे, गुरुजी दरवाजे पे खड़े थे। हाँ लबगी? हमने कहा गुरुजी माफी, गोल लौकी नहीं मिली। चल फिर घूमते आए। मैं विशाल जी की तरफ देखूं, विशाल जी मेरी तरफ देखे, हम किशोरी अंकल की तरफ देखे, किशोरी अंकल से जोर की हंस पड़े। बोलते इना दे काम यही जानन, इना दी गल्ला यही जानन। किशोरी अंकल हंसे, हमें फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। गुरुजी मुस्कुरा के अपने कमरे में चले गए। क्या वो चाहते थे, क्या बिपता हमारी टाल रहे थे, वी डोंट नो। जब गुरुजी ने समाधि ली, हम लोग चंडीगढ़, गुरुजी की दिल्ली होने के बाद वापस हम चंडीगढ़ आए, और समाधि के बाद आई थिंक 2nd-3rd डे जब भोग था, तो हम लोग सब लोग मलेरकोटला जा रहे थे। नाउ डुगरी जाने के लिए मैं और विशाल थे, बच्चों को हमने लेके गए थे, और हम, विशाल इज अ वेरी वेरी सेफ एंड अ वेरी गुड ड्राइवर। उस दिन ही वो खुद ड्राइव कर रहे थे, एंड गाड़ी चलाते चलाते हमारे गाड़ी के साथ साथ इतनी जोर की ऐसी आवाज आ रही थी, हमें लगा हमारा टायर फ्लैट हो गया है। मुझे लगा, मैंने कहा विशाल मुझे लगता है टायर की हवा निकल गई। तो विशाल कहते हैं आजकल टायरों की हवा नहीं निकलती है आशिमा, अब वैसे कौन से टायर, कुछ लेस टायर्स होते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट आवाज तो बहुत जोर की आ रही है।
खैर हम लोग गाड़ी से उतरे, हमने गाड़ी के नीचे आगे पीछे हर जगह देखा कि कहीं कोई चीज अटक गई हो जो खिंच रही हो, जिसकी वजह से इतनी आवाज हो रही है। कुछ भी नहीं था। हम फिर चल पड़े। फिर थोड़ी दूर जाके इतनी तेज हो गई आवाज, हम खिड़की खोलते तो आवाज बंद हो जाती, खिड़की हम बंद करते तो आवाज बहुत तेज हो जाती। तो बहुत परेशान हो गए, हमने फिर गाड़ी रोकी, फिर हमने नीचे पीछे आगे पीछे हर जगह चेक किया। टायर्स वर फाइन, एवरीथिंग वाज फाइन, देयर वाज नथिंग हैंगिंग फ्रॉम द कार। ठीक है जी। और उस दिन शायद मेरी जिंदगी का बस एक दिन था कि मैंने विशाल को इतनी खराब गाड़ी चलाते देखा। विशाल शायद 140 130 बहुत ज्यादा स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे। एंड आज से ये जो सड़क थी हमारी, ये कोई बहुत पक्की बढ़िया सड़क नहीं थी खन्ना तक की। एंड एनीवेज ही वाज ड्राइविंग रियली रियली रैश। अब उसको मैं मन की परेशानी कहूं, एक सबको ये फीलिंग हुई थी, बिल्कुल ही अनाथ हो जाने की फीलिंग। वो गुरुजी ने हम लोग को संभाला, सिखाया हाउ टू डील विद दैट लॉस। लेकिन कुछ दिन तो सभी हिल गए थे। एंड वो गाड़ी की आवाज हमारे साथ तब तक रही जब तक हम गुरुजी के आश्रम की गाड़ियों के कारवां में नहीं ज्वाइन हो गए। जब हम मेन रोड डुगरी पे पहुंचे तब हमारी गाड़ी की आवाज बंद हुई और हम कारवां, जो कम से कम नहीं तो 85 गाड़ियां बसें वो सब थी उस सड़क पे, व्हेन वी जॉइन बैक दैट नॉइज जस्ट डिसअपियर्ड। हम गुरुजी के घर के पास जब डुगरी वाले मंदिर के पास पहुंचे और हमने गाड़ी पार्क की और हम बाहर निकले तो हमारे गाड़ी के पास एक पेड़ था, उसमें बहुत बड़ा सा मोर बैठा हुआ था। हमारी गाड़ी रुकी, पीछे से एक संगत आई, उनने बोला अरे विशाल जी आ गए, ठीक हो? विशाल जी ने कहा पता नहीं आज क्या हुआ पाजी, गाड़ी रुकती जा रही थी, आवाजें इतनी आ रही थी, पता नहीं गुरु जी ने थोड़ी केड़ी बिपता नू तारता। हमें उस समय समझ में आया कि शायद कोई परेशानी थी। गुरु जी हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे, गुरु जी हमें रोकते जा रहे थे और हमारा वक्त निकालते जा रहे थे। तो हर पल हर क्षण हम सब गुरु जी की दी हुई सांसें जी रहे हैं, गुरु जी की दी हुई जिंदगी जी रहे हैं। एंड जितने हम विनम्रता से, जितना हम्बल होके चल लेंगे, गुरु जी को, मुझे ये बात पक्का पता है कि गुरु जी को जो लोग बहुत ईगोइस्ट या बहुत प्राइड के साथ आते थे, गुरु जी नेवर यूज्ड टू लाइक इट। गुरु जी को विनम्र लोग, प्यार वाले सीधे लोग ही पसंद थे, जो सब अपने आप को सबमिट कर देते थे गुरु जी के चरणों में। मुझे याद है मैंने एक बार गुरु जी को जाके विशाल की एक बात कही। मैंने कहा गुरु जी, गुरु जी ने मुझे डांट दिया, मैं तेनू पूछया नहीं, पीछे जाके बैठ जा। एंड जिस चीज की मैंने शिकायत की थी वो चीज मेरी जिंदगी से कुछ दिन बाद गायब हो गई। और मैं गुरु जी का शुक्रगुजार के, गुरु जी का अपना बच्चा है, गुरु जी जो ठीक समझे उनने किया, लेकिन उसका मेरे परिवार पे, मेरी जिंदगी पे कितना लॉन्ग लास्टिंग असर हुआ, मैं उनकी शुक्रगुजार कितनी हूं, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। गुरुजी ने हमें अपने बेटे के साथ ब्लेस किया, मेरी डॉटर के साथ ब्लेस किया। मेरे फादर को कैंसर था, ही सर्वाइव्ड दैट, ही अब उनको 15 साल हो गए हैं कैंसर के साथ डील करते हुए। मेरी सिस्टर थोड़ी सी बीमार थी,
उनको उन्हें इस कंडीशन में ले आए कि वो अपनी जिंदगी प्रॉपरली जी सकती हैं। एक्सपीरियंसेस अगर मैं कहूँ तो इन्यूमरेबल एक्सपीरियंसेस हैं, नेवर एंडिंग एक्सपीरियंसेस हैं। I don't know if I have that kind of time to continue speaking, but should I continue? Yeah, please, Auntie. Okay. गुरुजी, कई बार जब लोगों के साथ सत्संग में बैठती थी मैं, तो हर आदमी अपने एक्सपीरियंसेस बताता था। हमारे साथ ये हुआ, आज गुरुजी देखो रोटी में ओम का निशान आया, आज हमारे लंगर में ऐसे हुआ, आज हमारे घर में ऐसे हुआ। तो मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब है या तो ये लोग नहीं सच बोल रहे, या मेरी आस्था में, मेरी श्रद्धा में कोई बहुत ज्यादा कमी है जो आप मुझे नहीं, मेरे पास नहीं आते हो, पर मैं अपने आप को आपसे बहुत करीब महसूस करती हूँ। ये कश्मकश मेरे दिमाग में चल रही थी, काफी दिन चलती रही। एक दिन रात को विशाल कहीं से आए, काफी लेट, 12 बज के होंगे, 1 बज के होंगे, आई डोंट नो। एंड मैंने दरवाजा खोला और मैं पलट के सोने चली गई। जब मैं सोने जा रही थी तो मुझे ऐसा, मैंने पलट के विशाल जी को कहा, मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो? ही सेज मैं मीटिंग में गया था, वहां पे डिनर मीटिंग थी, इट लास्टेड वेरी लॉन्ग। ऐसे गुलाब की खुशबू कौन छिड़कता है? एंड आई सेड दैट, ही लुक्ड एट मी, ही सेड कोई गुलाब की खुशबू नहीं आ रही आशिमा। आई सेड खुशबू नहीं आ रही, मेरा गला, मेरी नाक, कान भर गया है, मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरे अंदर गुलाब ऐसे भरता चला जा रहा है, मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रही हूँ। एंड मेरे को ये एहसास रहा और मैं ये बात कहते कहते जाके सो गई, और मुझे एहसास है कि ये मेरे साथ हो रहा है, और मैं अपने आप से बात कर रही हूँ मन ही मन कि ये आप हो। और मैं सो जाती हूँ और मैं सुबह उठती हूँ और वो खुशबू अभी भी मेरे साथ है, वो खुशबू मेरे साथ रहती है आधे दिन तक और फिर वो गायब हो जाती है। तो ये गुरु जी का जवाब था कि न वो लोग झूठ बोल रहे हैं और न तुम्हारी आस्था में कोई कमी है, न तुम्हारे प्यार में कोई कमी है, और मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, डोंट यू वरी। So he gives you instant answers, he gives you instant gratification if it is right for you. हमारे यहाँ एक बार सत्संग, हम लोग चंडीगढ़ में एक बार, बहुत साल पुरानी बात है, अब तो कम से कम शायद 10-15 साल हो गए इस बात को, 10-12 साल। अश्विनी जी एक बार आए और बैठ के हम लोग चाय पी रहे थे, एंड वो बोलते हैं गुरु जी का देखो दिल्ली कितना सोना सत्संग होता है। मैं क्या, हाँ जी बहुत सोना होता है। मैं क्या भाजी साडी इन्नी औकात किथे है ना कि ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। He says why not? He says ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁरु जी हैगे उदा ਦਾ सत्संग होना चाहिए, ग्रैंड। और हमें पता नहीं कहां से केटरर मिला, कहां से कनात लगी, और वो इतनी ग्रैंड हो गई, और वो ग्रैंड होती चली गई। कहाँ हम लोग 150, 200, 250, एक बार हमारे पास केटरर को हमने 200, 250, 300 मैक्सिमम कहा था कि भाई तैयारी रखना, 300-350 ज्यादा लोग हो जाए तो हमसे मत कहना, खुला लंगर है। एंड वी हैड 750 पीपल एंड लंगर सबने करा, खुश होके सब लोग लंगर करके गए। वहां इतने बुजुर्ग आने वाले थे कि इतनी ठंड थी, 1 जनवरी हम लोग हर साल करते थे, कि मैंने कहा गुरु जी इतनी ठंड में, और मैं हर जगह उनसे कहूँ अंगीठियां लगवाओ, हीटर्स लगवाओ, बुजुर्ग बैठेंगे ठंड में परेशान हो जाएंगे, इतनी ठंड है, कोहरा है। एंड ऐसे करीब 9 बजे तेज धूप आती है, ऑल हीटर्स आर स्विच्ड ऑफ एंड मूव्ड आउट, ब्राइट एंड सनी फॉर 3-4 आवर्स। सत्संग खत्म होता है हमारा, एंड वही मौसम फिर वापस आ जाता है, ठंड, कोहरा और अंधेरा।
तो हाथ जोड़ के गुरुजी को कि गुरुजी आपने अपनी सारी संगत को इतना कंफर्ट में बिठाया, जैसे ग्रैंड आप हो वैसा ही ग्रैंड हर आपका कार्य होता है, क्योंकि वो अपनी संगत को भेज ही नहीं सकते थे बिना लंगर के, तो वो कैसे 200-300 लोगों का 350 लोगों का लंगर 750 लोगों ने खाया। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इट वाज। मैं जरूर परेशान हो रही थी, घबरा रही थी, डर रही थी, बट मुझे जरूरत नहीं थी, वो बैठे थे साक्षात। सत्संग हम लोग चंडीगढ़ में कर रहे थे, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए चंडीगढ़ में। हम लोगों के लिए जो सिर्फ गुरुजी को जानना चाहते हैं और किसी ग्रुप को, किसी इंडिविजुअल को, किसी लीडर को हम पुरानी संगत रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजी के सामने तो किसी की हिम्मत नहीं थी खड़े होने की। आज हर इंसान अपने आप को चैलेंज करके जो भी कुछ लोग करना चाह रहे हैं, कमियां हम में भी है, कमियां बहुतों में है, लेकिन गुरुजी ने सबको बिठा दिया अपनी जगह पर। सबको कहा अपने घरों में बैठो और प्रार्थना करो। सत्संग ही, सिर्फ सत्संग ही गुरुजी सब कुछ मांगते थे। गुरुजी जब आसन पे थे और कहते थे सत्संग कर, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो हमारे जैसा कोई मामूली बिजनेसमैन है, चाहे वो एक बच्चा है, चाहे वो एक 10 साल की कॉलेज जाने वाली लड़की है, दी ओनली थिंग गुरुजी आस्क्ड अस टू डू वाज डू सत्संग। एंड हम उस सत्संग को कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी सत्संग वाज लंगर, चाय प्रसाद, मत्थी। गुरुजी सत्संग वाज ओनली गुरुजी। मुझसे एक बार किसी ने कहा आप यहाँ तो खड़े हुई है, पता तो चले किसके यहाँ सत्संग है। मुझे इतनी शर्म आई कि ये 2 रोटी को खिलाने को हम लोग सत्संग कराना कह रहे हैं। सालों साल हमने वहां जाके गुरुजी के मंदिर में रोटी खाई है, लंगर खाया है। गुरुजी ने हमें अपने हाथ से, अपने खूबसूरत छोटे छोटे हाथों से वो प्रसाद देते थे, हम 2 हाथों में और चुन्नी में नहीं पकड़ पाते थे। आज हम कहते हैं आज आपने लंगर करवाया है और आपने आज आपके यहाँ सत्संग है। नो, वी कैन नॉट डू इट। किसके यहाँ सत्संग हो रहा है पता भी नहीं चलना चाहिए। सत्संग गुरुजी का हो रहा है। कौन वर्मा, कौन शर्मा, कौन कौशल, नथिंग। यू एंड आई आर नथिंग। मेरी सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्रार्थना है, सत्संग करिए गुरुजी का। गुरुजी के अलावा हम सब करोड़ों लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं, देयर इज नो रेफरेंस पॉइंट अदर देन गुरुजी। ही इज द वन एंड ओनली। कोई सेवादार यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई संगत यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। गुरुजी 1 सेकंड लगाते थे। जो ज्यादा अपनी जो ईगो लेके, जो अहम लेके वहां जाता था, गुरुजी 1 सेकंड में उसे दिखा देते थे कि तुम इंसान कितने ओछे और खोखले हो। और जो सबसे गरीब वहां बैठा होता था उसको वो बिठा के लंगर खिला देते थे। वो सबके लिए सीख होती थी। वी मस्ट लर्न दिस इज। ये जो कोरोना का टाइम आया है, हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में देयर इज एन आंटी हु टोल्ड अस अबाउट कोरोना स्टार्ट होने से। उनने 6 महीने पहले बोलना शुरू कर दिया था, बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, बहुत माड़ा टाइम आने वाला है। और मुझे बहुत घबराहट होती थी उनकी ये बात सुन के कि आंटी आप ये बात क्यों कह रहे हैं। कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं करी। फिर बड़ा हम लोग सोचते थे कि हिम्मत करके इनसे पूछे कि आंटी ऐसी क्या चीज है जो गुरुजी बोल के गए, जो हम लोग को भी बताइए आप। तो बहुत वक्त बाद मैंने उनसे हिम्मत करी। मैंने कहा आंटी आप हर बार ये बात कहते हो कि संगत विच रहो, सत्संग करो, गुरुजी दे चरना च रहो, पाठ करो, इसी से बचोगे। तो मैंने कहा आंटी क्या चीज थी जो गुरुजी कह के गए। सिर्फ गुरुजी कह के गए बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, डिवोर्स, डिप्रेशन ते
डिवोर्स, डिप्रेशन तो एक और चीज थी। मैं आई जस्ट ट्राई एंड रिमेम्बर एंड टेल यू, डेथ, डिवोर्स एंड डिप्रेशन, एंड दैट इज सो ट्रू। एवरीवेयर, साल 2 साल आप देखिए, हर जगह डेड बॉडीज थी, उठाने वाला कोई नहीं था। हर जगह डिप्रेशन। इस 2 साल जो बीते हैं लोगों के, डिप्रेशन में ही बीते हैं। आज मैं अपने लिए बात कर सकती हूँ कि घर बैठ के एक डेढ़ साल डिप्रेशन डिप्रेशन ही था, जो हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमारा कामों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। एंड ऑनेस्टली एवरीबडी सर्वाइव्ड। हर इंसान उस सिचुएशन से सर्वाइव करके निकला है। किसी ने कम कमाया, किसी ने थोड़ा सा और कमा लिया, किसी ने उसमें भी दवाइयां बेच, ग्लव्स बेच, गलत तरीकों से गलत चीजें बेच, लोगों ने कमाया ही। लेकिन जो गुरु के चरण में था, जो गुरु की शरण में था, बहुत सुकून में था। हम लोग छोटे छोटे सत्संग किया करते थे कोरोना के टाइम पे। कुछ 6 लोग, कोई 8 लोग शांति से बैठते थे। जो 2-2 हजार लोगों के सत्संग हो रहे थे, जहां हम जाते थे, हम खाते थे, पीते थे, ध्यान लगाने का हमें वक्त नहीं मिलता था। एक सुकून महसूस होना शुरू हुआ। एक, आप गुरुजी के चरणों में बैठ के मेडिटेट कर पा रहे थे। ये गुरु की इच्छा से हुआ, गुरु की इच्छा थी कि ये हो। एंड वी नीड टू सरेंडर, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स अस टू डू। वो क्या चाहते हैं हम करें, वो क्या चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को किस प्रकार बदलें। मैं नहीं कहूंगी कि मैं कहीं भी पहुंच पाई हूँ उनकी, बट आई एम ट्राइंग एंड आई वांट टू कंटिन्यू टू ट्राई। और मैं ये भी चाहूंगी कि हम जिन रिलेशनशिप्स को गुरुजी वैल्यू करते थे, गुरुजी के खास सेवादार, गुरुजी, एक प्यार और एक इज्जत का रिश्ता जरूर बनना चाहिए। कुछ चीजें सुनने में कई बार आपके आती हैं, जो लोग गुरुजी के इतने करीब थे, या जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गुरुजी के चरणों में सेवा में बिताई, हमें उनकी भी वैल्यू करनी चाहिए। अगर हम आज पुरानी संगत की वैल्यू करते हैं, तो हमें पुराने सेवादारों की भी उतनी इज्जत, उतनी वैल्यू करनी चाहिए। एंड इट इज, आई थिंक, इज्जत देना, प्यार देना और थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देना। देयर इज नथिंग मटीरियलिस्टिक अबाउट व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग। आई थिंक अगर हम वो अचीव कर लेंगे, हम गुरुजी को खुश करना चाहते हैं, तो उस तरीके से हम गुरुजी को खुश कर सकते हैं। एक अपने आप में कुछ छोटे मोटे बदलाव लाएं हम सब। तो मैं अपने आप से कहूंगी कि स्टार्टिंग विद मी, एंड ग्रुपिज्म और ये सब छोड़ दें, और हम सिर्फ गुरुजी पे फोकस करें। क्योंकि डर सिर्फ उसी परमात्मा का है, डर होना भी उसी परमात्मा से चाहिए। गलती कर रहे हैं, उसी से डरना चाहिए। अगर हम उस डर को समझ के चलेंगे, हमारी जिंदगी बहुत ठीक रहेगी। गुरुजी के चरणों में जो सांसें हैं हम सबकी बची हुई, वो बहुत सुकून से, बहुत शांति से व्यतीत हो सकती हैं। I'll say thank you very much to the ashram for giving me this opportunity to share my experiences. और जब मुझे फिर मौका मिलेगा, मैं जरूर अपने एक्सपीरियंसेस फिर आके गुरुजी के साथ शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी एक रिक्वेस्ट और है, एक सत्संग और शेयर कर दीजिए जाते जाते। जो बेटे का सत्संग, जो गुरुजी ने कहा था कि आप इस संगत को अगर आप छोड़ देंगे तो जो है बेटा ब्लेस करेंगे, एक वो सत्संग और प्लीज शेयर कर दीजिए। जी, अब आपका माइक अनम्यूट हो सकता है आंटी। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना। 2005 में हमारी शादी हुई अप्रैल में, एंड गुरुजी का बर्थडे बस कुछ ही महीनों बाद आ गया। तब तक विशाल और मैंने ये सोचा हुआ था कि हम अमेरिका शिफ्ट हो रहे थे,
एंड हमने ये सोचा, तो मैं रास्ता जलंधर का जो मेरा रास्ता शुरू हुआ, तो मैं गुरुजी से तब भी बातें करती थी, आज भी बातें करती हूँ। गुरुजी से मैं सारे रास्ते कह रही थी, गुरुजी देखिए बिजनेस सेटअप करेंगे, वहां जाके जो भी बिजनेसेस विशाल ने प्लान किए वो खरीदेंगे, सेटल करेंगे, सब कुछ करके देन वी विल स्टार्ट अ फैमिली। उसके पहले आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ फैमिली। अब बिल्कुल ये तो आउट ऑफ द ब्लू में एक बात कर रही थी गुरुजी से। हमारी शादी को 2-3 महीने ही हुए थे। देयर वाज नो रीजन कि मैं उनसे ये डिस्कशन क्यों कर रही थी मनोमन। और सारे रास्ते मेरे दिमाग में यही चल रहा था, अभी नो फैमिली, अभी बिजनेस, वर्क इज आवर मेन फोकस गुरुजी। ठीक है जी, हम मंदिर पहुंचते हैं, खूब खूबसूरत रौनक है। शायद हंसराज हंस जी या कोई आए हुए हैं, बहुत बढ़िया सत्संग चल रहे हैं, मजा आ रहा है। गुरुजी के सामने लंबी लाइन लगी हुई है। उस लाइन में से गुरुजी इशारा करके विशाल जी को बुलाते हैं। मैंने भी पैर छुए गुरुजी के। गुरुजी ने मेरी तरफ एक सेकंड भी नहीं देखा। मैं आगे बढ़ गई, साइड पे खड़ी हो गई। विशाल को बहुत प्यार करते थे गुरुजी। जैसे ही देखते थे कहते थे, आ गया कंजरिया कि तू आया है। मतलब इस तरह से प्यार से बोलते थे कि विशाल बिल्कुल ही पागल हो जाते थे गुरुजी के शब्दों पे। तो गुरुजी बोलते, आ गया कंजरिया, कित्थों आया है? विशाल कहते, गुरुजी जलंधरों आया है। काते आया है? गुरुजी गड्डी ते आया है। एंड देन गुरुजी आस्क्ड हिम, क्यों आया है? एंड देन ही स्टार्टेड लाफिंग एंड विशाल आल्सो स्टार्टेड लाफिंग। गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ बर्थडे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विश करन आया। तो गुरुजी जवाब में कहते हैं विशाल को, जे ते तू ए किशोरी दी ना पिंडों चिंगड़ पुंगड़ आई हुई है। गुरुजी विशाल कहते, हाँ जी गुरुजी, जे तू इन्हां नू चंडीगढ़ छड्डेगा ते तेनू मुंडा हो, जे तू नहीं छड्डेगा ना तेनू कुड़ी हो। तो गुरुजी विशाल हंसने लगे एंड विशाल ने गुरुजी के पैर छुए और हम लोग पीछे के रास्ते बाहर आ गए। मैं शॉक में, मैंने कहा विशाल, गुरुजी, व्हाट इज गुरुजी टॉकिंग? अब बुद्धि तो मुझ में थी ही नहीं, आज भी बहुत कम है और उस समय तो कुछ थी ही नहीं। मैंने कहा व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट इज ही सेइंग? विशाल बोलते, शांत रहे। मैंने कहा उनने क्या कहा तुमसे, क्या कहा? पंजाबी में क्या कहा? बोलते, अगर मेरा ये काम करिएगा तो तेरे को लड़का होएगा, नहीं तो तेरे को लड़की होएगी। मैंने कहा इनको मैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे से रास्ते में कह रही हूँ, आई डोंट वांट अ चाइल्ड, आई डोंट वांट अ चाइल्ड, व्हाट इज ही टॉकिंग? मैं विशाल से लड़ रही हूँ। विशाल बोलते, तू तो पागल है। हंस के बोले विशाल, बोलते तू तो पागल है। मैं कि विशाल, मैं इनसे लड़ाई करूंगी? मैं सारे रास्ते, बोलते क्या सारे रास्ते? मैंने कहा मैं सारे रास्ते इनसे प्रार्थना करती आई हूँ कि आई डोंट वांट अ चाइल्ड राइट नाउ। बोले तेनू की लोड़ सी कि पंगा पान दी। And next month we got to know that Vishal and I were going to have our son. विशाल ने कुछ महीनों बाद फिर गुरुजी से ना, काफी वक्त बाद जाके ये पूछा, गुरुजी तुसी like somebody else, I don't think Vishal asked him, somebody asked him in Vishal's presence, गुरुजी आप ये बात क्यों कहते हो कि मुंडा हो कुड़ी? He says कुड़ियां नू ना लोकी मार देंदे ने। पहले जमाने च एक मतलब he said this and it was such a beautiful message. आज गुरुजी ने हमें, he gave us a daughter and विशाल can't open his eyes, मतलब वो विशाल की सुबह होती है अपनी बेटी के साथ और रात होती है अपनी बेटी के पास। तो गुरुजी ने हमें बाहर जाने नहीं दिया, हमें बाहर भेजा नहीं, हमसे कहा कि अब आप, विशाल ने उनसे पूछा, गुरुजी तुहाडे कोल आ जावां? तो गुरुजी ने जवाब दिया, कमले आज ही, पहले चंडीगढ़ ते आ जा। मना नहीं कहा कि दिल्ली तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ना नहीं करी, कमलिया चंडीगढ़ ते आ जा पहला। गुरुजी moved us to Chandigarh from Jalandhar and thanks to Guruji आज we have a beautiful life with his blessings
वी हैव पीस इन आवर लाइफ, कंपेनियनशिप। और गुरुजी के दिए बच्चे, मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं आप हमें आज डांट रहे हो, मार रहे हो, देखो गुरुजी के दिए बच्चों को आप ऐसे कर रहे हो। तो उनके पास भी जवाब है कि हमको मत डांटा करो, मारा करो, बिकॉज वी आर गुरुजी's चिल्ड्रन। और कई बार डांट मार के बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं कर क्या रही हूँ। उनके बच्चे वो खुद ही संभालेंगे। ये कोई हमारी मुसीबत है, ये कोई हमारी परेशानी है अगर बच्चे पढ़ नहीं रहा, आज बच्चा कल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा, ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। ये बहुत छोटी चीजें हैं मैं जो कह रही हूँ, बट द बिगर थिंग इज कि हमारी जिंदगी की अगर हम ठीक हैं, अगर हमारी सोच ठीक है, तो गुरुजी नहीं नाराज होंगे। अगर हम गलत हैं, हम सबको अपनी जिंदगियों में नाराजगी दिखाई दे जाएगी। हमको अब हम उस मैसेज को देखें ना देखें वो हमारी मर्जी है। मैं तभी मेरे को नहीं पता मेरी ये जगह है कहने की कि नहीं, बट हम लोग बहुत बहुत गलतियां करते हैं जिंदगी में। अगर हम छोटी छोटी उन्हीं जिंदगियों की गलतियों को थोड़ा सा गुरुजी के डर से सुधारना शुरू कर दें, तो हम गुरुजी के अच्छे बच्चे हो जाएंगे। ये मुझे एक सत्संग दिमाग में आया। कई बार सत्संग करते करते बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस भी याद आ जाते हैं गुरुजी के साथ, और उनको रीलिव करने का मौका मिलता है। जब आप सत्संग करते हो, आप उन यादों में फिर जाते हो, और गुरुजी ने जिस प्यार से, जिस प्रेम से, कई बार मैं सत्संग में संगत में बैठी होती थी, गुरुजी अपने कमरे से आते थे और मैं नीचे झुक के देखने की कोशिश करती थी कि ये चल नहीं रहे हैं, कि ये स्लाइडिंग, और मैं कभी देख नहीं पाई। और वो देख लेते थे मेरी तरफ कि ये क्या करने की कोशिश कर रही है, और मैं एकदम चुप होकर सीधे बैठ जाती थी कि गुरुजी तो वॉक नहीं कर रहे हैं। और गुरुजी वॉक करते मैंने गुरुजी को नहीं देखा, उनके चोले के नीचे मुझे पता था वो स्लाइड करते थे, लाइक अ ब्यूटिफुल स्वान ही यूज्ड टू जस्ट फ्लो। और फिर मैं माफी भी मांगती थी कि हो मैं देखने की कोशिश चरणों को कर रही हूँ, चरण तो भी वो बैठेंगे तो चरण दिखाई दे जाएंगे। एक दिन मैं बॉम्बे, सर्दियों का वक्त था, मैं बॉम्बे से दिल्ली लैंड करी और इतनी भूख लग रही थी और इतनी ठंड थी, और हमें ठंड की आदत नहीं थी। रास्ते में मैं सोचूं, हे भगवान, गुरुजी मेरे जाने तक कहीं चाय प्रसाद ना सर्व हो गई हो, एंड अगर समोसे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। और मैं एम्पायर स्टेट क्या गेट जैसे ही पार करती थी ना, मेरे जैसे पैरों में पहिए लग जाते थे, मैं तेज 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 चलने लगती थी। और मैं तेजी से अंदर गई हूँ, और कुछ सेवादार खड़े थे, किशोरी अंकल भी खड़े थे, सब अंदर जा चुके थे, और मैं अंदर बैठी। उनने मुझसे कहा, बैठो, इत्थे ही बैठो, गरम चाह ते समोसा खा लो। और मैं हंसने लगी। तो सबने मुझसे पूछा कि क्या हो गया हाशिमा। सूटकेस साइड पे मैंने अपना छोटा सा रखा, मैंने कहा मुझे चाय और समोसा ही चाहिए था। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुरुजी वाज वे अहेड ऑफ मेरा लेवल, कुछ था ही नहीं। हमारा जब बेटा हुआ, he was born on 26th of April. 26th of April was the last day I saw and touched Guruji in his physical form. हमने देव के बर्थडे, ये नामकरण, ये वो सब कुछ बेटे का कर चुके थे। हम जो उसका बर्थडे था वो गुरुजी के चरणों में बिताना चाहते थे। तो मेरे मदर बॉम्बे से आए, और मैं, विशाल जी और देव, हमारा बेटा देवादित्य, हम लोग गुरुजी के मंदिर गए। गुरुजी के यहाँ बहुत डिसिप्लिन होता था, हम बच्चों को अंदर नहीं लेके जाते थे। तो हम लोग गेट के पास, वहां पे कारपेट बिछा हुआ था, उस पे हम नीचे ही बैठ गए, एंड हम लोग अपना लंगर प्रसाद कर रहे थे। हमने हल्का सा देवादित्य को चाय का एक ड्रॉप पिला दिया, एंड ताज्जुब कि वो बच्चा हाथ जोड़ के, छोटा सा टॉडलर,
वो 4 स्टेप्स चढ़ के और हाथ जोड़ के मंदिर के दरवाजे पे अंदर जहां गुरुजी बैठे थे वहां गया, और हम इतने शॉक्ड थे कि हम शॉक में बैठे ही रह गए, और वो सीढ़ी से चढ़ के अंदर चला गया। और हम डर भी रहे हैं कि रोके, बट हमें शायद किसी सेवादार ने ऐसे इशारा कर दिया, और वो दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़ा रहा, और थोड़ा आगे जाके उसने जो गुरुजी को एक छोटा सा एक नीश बना हुआ है, वहां से उसने गुरुजी को देखा और वो वापस आ गया। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। 1 साल का बच्चा जो कभी मंदिर नहीं गया था, वो किस तरह सीढ़ी चढ़ के हाथ जोड़ के गुरुजी के मंदिर गया, वॉज ब्यूटिफुल। उसके बाद हम उसको डुगरी भी लेके गए, और जहां बापूजी का कमरा है, हम उसके बाहर वरांडे में मैं विशाल जी बैठे हुए चाय प्रसाद ले रहे थे, एंड वो एंड ऑफ द कॉरिडोर जो है वहां गया, बिल्डिंग का एंड जहां हमें नहीं दिख रहा था, वो वहां जाके खड़ा हो गया, एंड मेरे और विशाल की तरफ देख के बोलता, बड़े बड़े बाबा जी, तुतला के बोला, बड़े बड़े बाबा जी मम्मा, बड़े बड़े बाबा जी। मैं चाय प्रसाद विशाल के हाथ में देख के भागी। आई वॉन्टेड टू सी वॉट ही वॉज सीइंग, बट देयर वाज नथिंग देयर। और मैं पलट के वापस आ गई, और मैं विशाल से मैंने कहा, पता नहीं क्या देख रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, नहीं कोशिश कर रहा है कुछ कहने की। और मैं फिर पलटी, और वो हाथ जोड़ के खड़ा था और बोला था, मम्मा बड़े बड़े बाबा जी, बड़े बड़े बाबा जी। ये शब्द उसके हमारे जहन से नहीं जाते, इस बच्चे के। मैंने ये सत्संग कभी किया नहीं है, बट क्या उस बच्चे ने, इतने छोटे बच्चे ने जो बात करना नहीं जानता, उसने क्या देखा, क्या समझा, वी डोंट नो। पर जो गुरुजी का दिया हुआ सोल है, वो गुरुजी को तो हमसे ज्यादा अच्छे से समझता है, पहचानता है। चाहे वो 1 साल का है, चाहे वो 10 साल का है, वो अपने भगवान को जानता है, अपने फादर को जानता है। हमारे बच्चे, मैं अब देखती हूँ कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 10, 15, 20 साल के, जिस तरह से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। एक जब सत्संग हो रहे थे कोरोना टाइम्स में, थिंग्स हैव चेंज्ड। आप हफ्ते में 2, 3 दिन, 4 दिन आपके बच्चे सेवा में लगे हुए हैं। गुरुजी ने इन बच्चों को एक रास्ते लगाया, एक सेवा भाव सिखाई। जूतों की सेवा, अहम खत्म होता है आपका, ईगो खत्म होती है। ये बच्चे जितने प्यार से जूतों की सेवा करते हैं वहां पे, मैं अपने बेटे के लिए भी कहूंगी कि जिस तरीके से वो अपने घर में चाहे ना उठाए, बट वहां जाके वो 400-500 जोड़ी जूता जो ये बच्चे साफ करते हैं, रखते हैं। क्या गुरुजी करना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, गुरुजी जानते हैं। तो हमको तो उनके दिखाए रास्ते पे चलना है, हाथ जोड़ के और सिर नीवा करके। So thank you very much, Priyanka, for this opportunity.